हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले पॉलिटिकल थ्योरी कॉन्सेप्ट एंड डिबेट की यूनिट 1 का लेसन 2 फ्रीडम एमेंसिपेशन स्वराज। ये बेसिकली पार्ट 2 है और ये वीडियो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग है फॉर बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट सेमेस्टर 3। और आप अगर यूज़ से कर रहे हैं सोल रेगुलर एनसीईआरटी, आप किसी भी मीडियम से कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। वेज टू एम्पावर पीपल, मतलब हम किन तरीक़ों से लोगों को सशक्त बना सकते हैं, एम्पावर कर सकते हैं। फर्स्ट है इम्पार्टिंग क्वालिटी एजुकेशन ऑफ पीपल, यानी कि लोगों को गुणवत्ता प्रदान की जानी चाहिए शिक्षा में। इट विल हेल्प टू इनग्रेन गुड क्वालिटीज़ एंड इंस्पायर देम टू बिकम अ रिसोर्सफुल पीपल. Then the people are treasured resources of a country. When people receive standard education, it will help them to achieve their goal and improve their life. Education is the backbone of the society. Illiteracy is a curse and a burden on the country. The more way they are educated, the more they will participate in the process of nation building. Creating awareness about the government policies and programs from time to time will help the people to know the implementation of social and economic schemes that are run by government. Creating awareness is a good step and it will help them to become a beneficiary of the welfare scheme. Lack of awareness does not invite the right beneficiary, and thus public funds remain unutilized or misused by the concerned official who are dealing with it. इसमें बेसिकली हमें जो अपनी एजुकेशन का सिस्टम है उसमें कुछ अच्छे क्वालिटीज़ को इंक्लूड करना होगा, जिससे कि जो भी एक जो पर्सन है वो एक संपन्न बन सके, यानी कि संपन्न व्यक्ति बनने के लिए प्रेरित हो सके अगर वो एजुकेटेड होगा तो। वहीं पर जो लोग होते हैं वो देश के एक बहुमूल्य संसाधन है और उनके लिए एजुकेशन रिसीव करना, मतलब अच्छी एजुकेशन रिसीव करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें और अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से जी सकें। वहीं पर जो एजुकेशन है वो समाज में एक बैकबोन की तरह काम करती है, एक रीढ़ की हड्डी की तरह काम करती है। और वहीं पर जो इलिटरेसी है यानी कि निरक्षरता है वो एक कर्ज है, अभिशाप है और देश पर ये बोझ बनता है। जितने ज़्यादा लोग एजुकेटेड होंगे उतना ही वो मतलब नेशन बिल्डिंग प्रोसेस में अपना आप को पार्टिसिपेट कर पाएंगे और सरकार की जो नीतियाँ होंगी उनके प्रति वो अवेयर होंगे और अलग मतलब उनके बारे में उन्हें नॉलेज होगी। वहीं पर जो लैक ऑफ अवेयरनेस है उसके कारण जो स्कीम है गवर्नमेंट की सोशल और इकोनॉमिक वो उन लोगों तक नहीं पहुंच पाती जो कि जिनकी उसे ज़्यादा ज़रूरत है। वो कहीं ना कहीं पब्लिक फंड्स में अनयूटिलाइज्ड रहती है और मिसयूज़ की जाती है बाय द ऑफिशियल जो उससे डील कर रहे हैं। Access to information, it help people to get information about the day-to-day activities and function of the government. In a democracy there is no place for secrecy. Secrecy invites corruption and malfunctioning. Access to information enable citizen to get right information at the right time. One can track the status of an application through information law. The information law in India turned out to be a grievance residual tool, and it empower the people to know about the detail of ration entitlements, ability of pension and scholarships. एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कि लोगों तक सूचना का पूरा प्रसार हो, मतलब वो सूचना है वो उन तक पहुँचे, जो भी इंफॉर्मेशन है लोग उसे अच्छे से अपनी डे टू डे एक्टिविटी में उसे कंज्यूम कर पाए और गवर्नमेंट के फंक्शन को अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ कर पाए। और वहीं पर लोग ये कहते हैं एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन में कि जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, उसमें सीक्रेसी का कोई प्लेस नहीं है, यानी कि गोपनीयता के लिए कोई जगह नहीं है। वहीं पर सीक्रेसी जो है, गोपनीयता, वो इनवाइट करती है भ्रष्टाचार और जो गवर्नमेंट के माल फंक्शन है उन सबको।
और सही समय पर नागरिकों तक, सिटीज़न तक सूचना पहुँचे, जिससे कि वो उन इन्फॉर्मेशन को राइट टाइम पर रिसीव कर पाएँ। और कुछ लोग मतलब सूचना कानून के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपनी इन्फॉर्मेशन मतलब अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकता है, और उसके राशन के अधिकार, पेंशन और स्कॉलरशिप, इन सब की एबिलिटी के बारे में वो जानकारी प्राप्त कर सकता है। एक्सेस टू जस्टिस यानी कि न्याय तक पहुंच। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 के अंडर ये कहा गया है कि हर इंडिविजुअल को ये इक्वालिटी है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ है, जिसका मतलब है कि हर इंडिविजुअल को, चाहे वो किसी भी क्लास का हो, डिफरेंस क्या उसके डिफरेंसेस है, क्या उसके रिलीजन है, स्टेटस, प्लेस ऑफ बर्थ, इन सब से हटकर वो इक्वालिटी बिफोर लॉ को यूज़ कर सकते हैं, यानी कि उसका राइट है। इम्पार्शियल एंड स्पीडी जस्टिस इज़ द राइट ऑफ ईच सिटीजन। एक निष्पक्ष और तीव्र तरीके से जो न्याय की गतिविधि है उसका हर एक इंडिविजुअल को राइट है। और लॉ इज़ फ्यूटाइल इफ़ इट कैन नॉट डू अवे विद इनजस्टिस। आर्टिकल 39 प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। लीगल एड क्लिनिक एंड लोक अदालत आर एस्टैब्लिश टू एंश्योर स्पीडी जस्टिस टू द पीपल विदाउट इंक्यूरिंग मनी। इसमें आर्टिकल 39 के अकॉर्डिंग गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की जाती है, और कुछ लीगल एड क्लिनिक और जो लोक अदालत हैं उसमें लोगों को बिना किसी पैसे और स्पीडी जस्टिस के अकॉर्डिंग उन्हें न्याय सुनिश्चित कराने के लिए इन सब की स्थापना की गई है। एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज यानी कि कुछ बुनियादी सेवाएं जो हैं वो हर एक इंडिविजुअल का राइट है, जैसे कि फूड, हेल्थ, एजुकेशन, शेल्टर विल इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड कंडीशन ऑफ द पीपल। यानी कि फूड, हेल्थ और एजुकेशन और शेल्टर यानी कि लोगों का घर हो, ये उनके जीवन स्तर और स्थितियों में सुधार लाता है। और these are necessity of the life and should not be denied to any person। ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक बेसिक चीज़ हैं किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ के लिए, और इन सब को एक तरीके से नकारा नहीं जा सकता। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ द नेसेसिटी ऑफ फूड। सबसे पहली ज़रूरत जो है वो फूड की है। when the person's hunger is satisfied then only he think of the other materialistic thing। जब एक इंडिविजुअल जो भी पर्सन है उसकी भूख ख़त्म होगी, जब मतलब वो अपना पेट भर सकता है, तभी वो दूसरी मटीरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में सोचेगा। इन दी फूड सेक्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ रनिंग मैनी प्रोग्राम सच एज मिड डे मील स्कीम for school going student up to class 8 and balwadi nutrition program for the children of the age group of 3 to 5। in the education sector there are schemes like सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा सहयोग योजना, right to compulsory education act 2009 etc। in the health sector there are schemes such as जननी सुरक्षा योजना, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एंड एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम एक्सेट्रा। इसमें गवर्नेंस ने फूड सेक्टर में कुछ प्रोग्राम्स रन किए हैं, जैसे मिड डे मील स्कीम जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट के लिए अप टू क्लास 8, और कुछ प्रोग्राम्स जैसे कि बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम जो कि चिल्ड्रन जो एज ग्रुप है 3 to 5 उनके लिए है। और एजुकेशन सेक्टर में भी इसी तरीके की कुछ योजनाएं, और हेल्थ सेक्टर में भी। ये सारी इसलिए जैसे कि लोगों को एक्सेस मिल सके बेसिक सर्विसेज का, जो कि एक बुनियादी सेवाएं हैं। Social inclusion, it means inclusion of people irrespective of their class, creed, sex, religion or place of birth. Every person is equal partaker in democracy। exclusion of class will restrict the progress and development of the country। countries are known in the global arena for the quality of people and the quality of work they perform। each class of people have separate tasks to perform। for example, agriculturist perform the task of farming, middle class engage itself to provide services like banking, health, education, and business class do business with other countries of the world। in this way each class engage itself in contributing toward the progress of the country in which they are located।
इसमें सामाजिक समावेशन यानी कि इसका मतलब ये है कि लोगों को उनके वर्ग, पंथ, लिंग, धर्म या जन्म स्थान की परवाह किए बिना शामिल करना। लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति को समान रूप से भागीदार माना गया है। यहाँ पर किसी भी क्लास का बहिष्कार करते हुए देश की प्रगति और विकास को सीमित करना है। यानी कि देश को वैश्विक क्षेत्र में लोगों की गुणवत्ता और उनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले कामों की गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। हर एक वर्ग के लोगों के पास अपने अलग अलग काम होते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए जो एग्रीकल्चरिस्ट है वो परफॉर्म करते हैं अपने खेती वगैरह के कार्यक्रम को, जैसे कि फार्मिंग और डेयरी फार्मिंग, ये सारी। और मिडिल क्लास जो वर्ग है वो इंक्लूडेड है बैंकिंग, हेल्थ और एजुकेशन जैसी सर्विसेज में। और वहीं पर जो बिजनेस क्लास वर्ग है वो दुनिया में अन्य देशों के साथ व्यापार करते हैं। इस तरीके से हर एक वर्ग अपने देश की प्रगति में योगदान देने में खुद इंक्लूडेड है, और जिसमें वो स्थिति है। यानी कि वो उनकी प्रोग्रेस जो है वो उनकी प्रोग्रेस के साथ साथ एक नेशन की भी प्रोग्रेस हो रही है। इक्वालिटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन, इट इज़ अ बेसिक प्रिंसिपल in democracy to establish peace, progress and development. Every citizen should feel secure. Decentralization of power between center, state, district and other local bodies is one of the best feature which enable a large democratic country like India to function smoothly. Decentralization does not mean the one related to political decentralization but also transferring of power to common people. There is a shift from representative democracy to participatory democracy. इसमें समानता का और किसी के भी साथ भेदभाव ना किया जाए, इसके बारे में बात की गई है। डेमोक्रेसी में ये एक बेसिक प्रिंसिपल है, ये डेमोक्रेसी का मूल सिद्धांत है, जिसमें जो कि इस्टेब्लिश करता है शांति और कंट्री की प्रोग्रेस और डेवलपमेंट को, जिसमें कि हर एक इंडिविजुअल जो सिटीज़न है वो अपने आप को सिक्योर फील कर सके। वहीं पर डिसेंट्रलाइजेशन में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है बिटवीन सेंटर, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट और अदर लोकल बॉडीज़ के साथ, जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री का काफ़ी बेस्ट फीचर है, जिससे कि इंडिया जैसी बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री अच्छे से चलती है। और डिसेंट्रलाइजेशन डज नॉट मीन वन रिलेटेड टू पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन बट ऑल्सो ट्रांसफरिंग पावर टू कॉमन पीपल। डिसेंट्रलाइजेशन में ये पावर का डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ पॉलिटिकल वे में नहीं होता, बल्कि इसमें पावर जो है कॉमन पीपल को भी ट्रांसफ़र की जाती है, और इससे जो उनका रिप्रेजेंटेटिव है लोकतंत्र में उसमें उनकी भागीदारी होती है, और इस तरीके से वो कुछ बदलाव भी कर सकते हैं, लाइक प्रोटेस्ट करके या फिर किसी सरकार को, मतलब किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को वोट देके या फिर और कुछ तरीके से अपनी भागीदारी को हम कॉन्स्टिट्यूशन में शो कर सकते हैं। इस तरीके से कुछ प्रावधान है। Swaraj means self-rule. It has a metaphysical system of government, system of Gandhiji. The word Swaraj is a scared word, a Vedic word meaning self-rule and self-restraint, and not freedom from all restraint, which independence often means. To understand Gandhiji's Swaraj, we should understand his dream or aim for India. Gandhiji constantly fought for two fronts simultaneously, one against the British rule and second against the evil of Indian society. It was equally important to break the social culture evils like untouchability, women's seclusion, etc. were prevented in villages. Gandhiji had the realization that unless these internal barriers are removed, and it would be impossible to mobilize people for said objective. The four cardinal principles of Gandhiji, namely the re-establishment of communal harmony and village republic and the upliftment of women, Harijan, were also part of this philosophy and existence of peasantry in India. And his method of struggle for justice, namely non-violence and सत्याग्रह and non-cooperation. जो स्वराज है उसका बेसिकली अर्थ होता है सेल्फ रूल, यानी कि स्वयं पर शासन करना। इसमें गांधी जी की एक आध्यात्मिक प्रणाली है, जहाँ पर स्वराज शब्द जो है वो एक पवित्र शब्द है, जो कि एक वैदिक वर्ड है, जिसका मतलब होता है स्वशासन और आत्म संयम, यानी कि किसी भी तरह के जो प्रतिबंध है उनसे मुक्ति, जिसका अक्सर स्वतंत्रता का, जिसमें जो कि इंडिपेंडेंट है उसका मीनिंग है। और
वहीं पर गांधी जी के जो स्वराज को समझने के लिए हमें भारत के उनके जो सपने थे और उनके लक्ष्य थे उनको समझना होगा। गांधी जी ने लगातार 2 मोर्चों पर एक साथ लड़ाई लड़ी। पहला ब्रिटिश शासन के खिलाफ और दूसरा जो इंडियन सोसाइटी में बुराइयां थी उनके खिलाफ। गांव में व्याप्त अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी और महिलाओं का अलवाग आदि सामाजिक संस्कृतियों और बुराइयों को ख़त्म करना उतना ही महत्वपूर्ण था। गांधी जी को यह एहसास था कि जब तक इन आंतरिक बाधाओं को नहीं हटाया जाता तब तक बाकी के जो उद्देश्य हैं उनके लिए लोगों को जुटाना असंभव होगा। गांधी जी के 4 प्रमुख सिद्धांत जो कि थे, पहला सांप्रदायिक सद्भाव यानी कि कम्युनल हार्मनी, जिससे कि सभी तरह के जो वर्ग के लोग थे उनके बीच एक हार्मनी क्रिएट की जाए। विलेजेस में रिपब्लिक यानी कि ग्राम पंचायत वगैरह की स्थापना की जाए, पुनः स्थापना की जाए। और न्याय के लिए संघर्ष के लिए तरीके जैसे कि अहिंसा और सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन, ये नॉन वायलेंस होती थी। ये सारे जो भी उनके स्ट्रगल थे जस्टिस के लिए, ये सारे बहुत ही मेन थे। The re-establishment of communal disharmony between the two prominent religious communities, namely Hindu and Muslim, had been ugly head in 20th century. गांधी जी ने जो 2 प्रमुख रिलीजियस कम्युनिटीज़ थी जैसे हिंदू और मुस्लिम, उनके बीच में कम्युनल डिसहार्मनी जो थी, कम्युनल मतलब उसको रीस्टैब्लिश करने के लिए सोचा है, यानी कि उनमें एक शांति बनी रहे समाज में जो दोनों समुदाय हैं। और मुस्लिम जो थे इंडिया में हिंदूज़ के साथ काफ़ी सेंचुरीज से कोएग्जिस्ट कर रहे थे, तो वो इंडिया के अलग अलग गाँव में थाउजेंड नंबर ऑफ विलेजेस में स्प्रेड थे और कंट्री के अलग अलग कॉर्नर और नूक में मुस्लिम थे। और वहीं पर जो मुस्लिम थे इंडिया में वो बेसिकली लोकल कन्वर्टेड थे जो बिलोंग करते थे लोअर ऑर्डर को इन लोअर ऑर्डर ऑफ द विलेज सोसाइटी। The caste or class economic division within Hindu and Muslim forced the member of these community to identify with each other on economic division rather than on religious belief. जो कास्ट और क्लास इकोनॉमिक डिवीज़न था हिंदूज़ और मुस्लिम में, उसके जो मेंबर थे उन्होंने फोर्स किया कि वो अपने आप को आइडेंटिफाई करें एज अ रिलीजियस बिलीफ पर, ना कि इकोनॉमिक डिवीज़न पर। The 2 other prominent problem that engaged the mind of Gandhi were low status of Harijan and women's in the villages of India. जो बाकी की 2 प्रॉब्लम थी वो ये थी कि गांधी जी की कि हरिजन्स का समाज में लो स्टेटस होना और वहीं पर विमेन की कंडीशन भी लो होना विलेजेस में इंडिया में। और बाय स्वराज गांधी जी मीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय द कॉन्सेंट ऑफ द पीपल एज ascertained by the largest number of the adult population, male or female, native born or domiciled, who have contributed by manual labor to the service of the state, who have taken the trouble of having their names registered as voters. स्वराज से गांधी जी का मतलब था कि वो लोगों की सहमति से भारत में सरकार का निर्माण कर सके, यानी कि जो भारत की ज़्यादातर आबादी थी वो यंग थी, यानी कि एडल्ट पॉपुलेशन थी। मेल और फीमेल जो थे वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में कंट्रीब्यूट करते थे कंट्री को एज अ मैनुअल लेबर ऑफ सर्विस ऑफ द स्टेट। तो गांधी जी का मानना था कि वो थोड़ा कष्ट करके मतलब अपने ट्रबल्स के साथ साथ वो अपने आप को एज अ वोटर रजिस्टर करवाएं, जिससे कि वो अपनी गवर्नमेंट मतलब ब्रिटिश राज में वो अपनी सेल्फ गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश कर सकें। वहीं पर कुछ लोगों का मानना था कि स्वराज जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट में अथॉरिटी लेने से नहीं आएगा, बल्कि जो समाज में अलग अलग तरीके के जो भेदभाव हैं उनको पहले ख़त्म किया जाना चाहिए, उससे होगा। यहीं पर जैसे कि इन स्वराज इज़ टू बी अटेन्ड बाय एजुकेटिंग द मास द सेंस ऑफ देयर कैपेसिटी टू रेगुलेट एंड कंट्रोल अथॉरिटी। स्वराज जो है तब हमें अचीव होगा जब हम अपनी जो जनता है उसको हम एजुकेट करेंगे, उनमें एक सेंस क्रिएट होगा, एक कैपेसिटी क्रिएट होगी गवर्नमेंट और अथॉरिटीज़ को कंट्रोल और रेगुलेट करने की। सेल्फ गवर्नमेंट मीन्स कॉन्टिन्यूस एफर्ट टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट कंट्रोल, वेदर इट इज़ फॉरेन गवर्नमेंट वेदर इट इज़ नेशनल। स्वशासन यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट का अर्थ था कि सरकार के नियंत्रण से स्वतंत्र रहना और लगातार प्रयास करते रहना, चाहे वो विदेशी सरकार हो या फिर नेशनल हो, यानी कि जो
जो थी प्रिंसली स्टेट थी। स्वराज फॉर द पुअर। द स्वराज ऑफ गांधी जीज ड्रीम रिकॉग्नाइज नो रेस और रिलीजियस डिस्टिंक्शन। गांधी जी का जो स्वराज का सपना था उसमें किसी भी तरह की जातिगत और धार्मिक डिस्टिंक्शन ना हो, यानी कि भेदभाव ना हो, और स्वराज में सिर्फ जो धनवान लोग और पढ़े लिखे लोग हैं उनकी मोनोपोली ना हो, और स्वराज जो है वो सबके लिए है, इंक्लूडिंग फॉर्मर द एम्फेटिकली इंक्लूडेड द मेम्ड द ब्लाइंड स्टार्विंग टॉयलिंग मिलियन। द स्वराज ऑफ गांधी जीज ड्रीम इज़ द पुअर मैन स्वराज। गांधी जी के अकॉर्डिंग जो गांधी जी का स्वराज का ड्रीम था वो ये था कि पुअर मैन को भी स्वराज प्रोवाइडेड हो, यानी कि जो लाइफ की बेसिक नेसेसरीज़ हैं जो कि इंजॉय की जाती है प्रिंस और मनीड मैन के द्वारा, वो भी एक कॉमन मैन को प्रोवाइडेड की जाए जो कि गरीब हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको एक पैलेसेस दिए जाएं कि वो महलों में रहें उनकी तरह। उनका ये है कि एक बेसिक जो एमिनिटीज़ हैं वो उन्हें दी जानी चाहिए। दे आर नॉट नेसेसरी फॉर हैप्पीनेस, बट पीपल शुड गेट ऑल द ऑर्डिनरी एमिनिटीज़ ऑफ द लाइफ दैट अ रिच मैन enjoy. What we mean and want through Poon Swaraj is an awakening among the masses, some knowledge among them of their true interest and ability to serve that interest against the whole world, harmony, freedom from aggression from within or without, and a progressive improvement in the economic condition of the masses. Real Swaraj must be felt by all men, women and children. To labor for that consummation is true revolution. India has become a pattern for all exploited races on the earth because India has been an open, unarmed effort which demands sacrifice from all without inflicting injury on the usurper. पूर्ण स्वराज का मतलब है कि लोगों में अवेयरनेस आए, लोग अपने हितों के बारे में जान पाएँ और पूरी दुनिया को मतलब पूरी दुनिया के खिलाफ उस हित की सेवा करने के लिए अपनी क्षमता रखे और सद्भावनाओं भी, और जो इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट हैं उनसे भी हमें एक पूर्ण स्वराज के बाद हमें उनसे मुक्ति मिले, जिससे कि लोगों को आर्थिक और मतलब लोगों की जो आर्थिक स्थिति है, फाइनेंशियल जो कंडीशन है उसमें सुधार हो। और पूर्ण स्वराज का अनुभव सभी को होना चाहिए, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, बच्चे हो, और इस परिणति के लिए उन्हें परिश्रम करना होगा और वही एक ट्रू रेवोल्यूशन होगी। और जो अर्थ जो है उस पर इंडिया जो है वो एक्सप्लोटेशन की एक तरीके से वो केंद्र है, यानी कि शोषण जो है जातियों का एक आदर्श बन गया था इंडिया में, क्योंकि भारत का प्रयास जो है वो खुला निहत्था रहा है और इसमें वो किसी भी तरह के किसी को भी बिना क्षति पहुंचाए अपने आप के बलिदान की मांग करते हैं। अचीवमेंट ऑफ स्वराज। गांधी जी स्वराज could not be granted even by God, we would have to earn it ourselves. इसमें गांधी जी का स्वराज जो है वो भगवान नहीं दे सकते, इसे हमें स्वयं ही अर्जित करना होगा। स्वराज का अर्थ जो है वो मतलब किसी को देना नहीं है। स्वराज तो जो है वो बिना किसी भय के है, यानी कि किसी भी इंडिविजुअल में मृत्यु का भी भय ना हो, इस तरीके से स्वराज होना चाहिए। A nation which allow itself to be influenced by the fear of death cannot attain Swaraj and cannot restrain it if somehow attained. अगर एक कंट्री है वो अपने आप को किसी भी तरह के फियर से, चाहे वो डेथ का फियर हो, किसी भी फियर की वजह से इन्फ्लुएंस होती है और वो इस तरीके से स्वराज को अटेन नहीं कर पाती। अगर वो पूर्ण तरीके से स्वराज है तो वो फिर उसमें भी कहीं ना कहीं उसमें कुछ फ्लॉज होंगे जिसकी वजह से वो फिर से किसी और कंट्री के अंडर रूल में आ जाएगी। स्वराज कैन नेवर बी अ गिफ्ट फ्रॉम वन नेशन टू अनदर, इट इज़ अ ट्रेजरी टू बी परचेज विद नेशंस बेस्ट ब्लड। जो स्वराज है वो किसी भी कंट्री के द्वारा गिफ्ट में नहीं दिया जा सकता, वो एक ट्रेजरी है जो कि हमें खुद परचेज करनी होगी बाय द नेशंस बेस्ट ब्लड। इट विल सीज to be a gift when we have paid dearly for it. Swaraj will be a fruit for incessant labor suffering beyond measure. Surely Swaraj will not drop from the clouds,
It will be fruit of patience, perseverance, ceaseless toil, courage and intelligence appreciation of the environment. For Gandhiji, the only training in the Swaraj we need is the ability to defend ourselves against the whole world and to live our natural life in perfect freedom, even though it may be full of defects. Good government is no substitute for self-government. The pilgrim of Swaraj is a painful climb. In other words, it means national education, education of the masses. It means an awakening of a national consciousness among the masses. It will not spring like magician mango. It will grow almost unperceived like the banyan tree. A bloody revolution will never perform the tricks. गांधी जी के अनुसार हमें स्वराज के लिए निरंतर परिश्रम करना होगा और उसके लिए कुछ कष्ट भी हमें भोगने होंगे। और इसके बाद स्वराज जो है वो एक तरीके से क्लाउड से नहीं ड्रॉप आउट होगा, उसे हमें खुद रिस्ट्रेन करना होगा, जो कि काम जो है वो काफ़ी धैर्य, दृढ़ता और निरंतर परिश्रम का है। उसमें उन्हें साहस चाहिए और कुछ बुद्धिमत्पूर्ण लोग होंगे जिनके जो एबिलिटी है उनके अनुसार हम पूरे वर्ल्ड से लड़ पाएँ। और वहीं पर गुड गवर्नमेंट जो है वो सब्स्टिट्यूट नहीं है सेल्फ गवर्नमेंट का। स्वराज जो है वो एक पेनफुल क्लाइंब है जिसको हमें धीरे धीरे चढ़ना होगा। और इसका मतलब ये है कि हमें अपनी जो नेशन की एजुकेशन है उसको स्ट्रॉन्ग करना होगा, और एजुकेशन जब स्ट्रॉन्ग होगी तो वो मासेस में अवेयरनेस क्रिएट करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।